जय हिंद दोस्तों। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस टॉपिक्स हैं मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा। उसी क्रम में ये पहला वीडियो है। सबसे पहले हम सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद GS2 में जाएंगे, फिर GS3 में जाएंगे और लास्ट में कुछ चैप्टर्स बचेंगे जो फ्रिंज टॉपिक हैं GS1, 2, 3 के, हम उसको कवर करेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि टाइम टेबल हमारा फरवरी या मार्च के मिड तक रहेगा और तब तक आपका 50 से 60% मेंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो सोसाइटी का ये पहला लेक्चर है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सोसाइटी के सिलेबस और सोसाइटी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उसको पहले बता दिया है। तो उस वीडियो को आप एक बार जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने ये PDF शेयर किया था, तो इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये यूपीएससी का PDF है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका ब्रेकेज क्या है वो मिलेगा, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस PDF में। यूपीपीसीएस का 2018 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आज अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करना है। पहला पॉइंट ये है कि बहुत लोग मुझे ये बोल रहे थे कि सर आप लेक्चर हिंदी में बनाना। तो देखिए, जो मेरा एग्जाम का लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहा है और मेरी सारी बुक्स और सब कुछ मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। सो लेक्चर्स को मुझे हिंदी में बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज पहले आप इंग्लिश बनाओ फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, तो काफ़ी मेहनत हो जाएगी। बिकॉज एक टॉपिक को कवर करने में मैं काफ़ी बुक्स पढ़ रहा हूँ, काफ़ी वेबसाइट गवर्नमेंट की विजिट करना पड़ता है, अलग अलग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के जो मटेरियल होते हैं मैं उन सबको पढ़ के एक लेक्चर बना रहा हूँ। इसके बाद मैं अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए जो पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो आराम से देख सकते हैं। और बहुत सा ट्रांसलेशन ऐप आता है, आप उस ऐप से जो कीवर्ड है उनको ट्रांसलेट कर लीजिए और आप इस PDF में साइड में लिख लीजिएगा। पहले भी बहुत लोग ऐसे थे, जो मैं करंट अफेयर की क्लास लेता था तो इंग्लिश में रहती थी, बट हिंदी मीडियम वाले भी उसको बहुत लिए हैं। इवन मेरी वन लाइनर भी बहुत से हिंदी मीडियम वाले लिए हैं और उसको थोड़ा ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और फाइनली देखिए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी और वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आप सबका। तो चैप्टर्स खत्म होने के बाद, जैसे मैं सोसाइटी पढ़ा रहा हूँ, तो GS1 खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन, एटलीस्ट जो कीवर्ड है उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो सारे इसी क्रम में आएंगे और आपका 50-60% मेंस का सिलेबस यहीं से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया बट ज़रूरी था कुछ चीज़ें एड्रेस करना। क्लास 1 है आपकी और ये सोसाइटी है। देखिए, पहला लेक्चर आपका है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे आप सोसाइटी का सिलेबस देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सोसाइटी का सिलेबस है। पहला पॉइंट आपका है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी और उसी में है आपका डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो आपका ये पहला टॉपिक है और इसी तरह मैं टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इस नोट्स में जो भी चीज़ें लिखी गई है वो टू द पॉइंट है और मैंने कोशिश की है कि जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं, जो स्टैट्स हैं, वो भी इंक्लूड करूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोसाइटी को पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज़ें जाननी होंगी। पहला ये कि सोसाइटी को यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया। तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि एज अ पब्लिक सर्वेंट हम जिसको सर्व करेंगे उसके नुआंस हमको जानने होंगे और काफ़ी पॉलिसी हम लोग को ऐसे इंप्लीमेंट करनी होगी जो सोशल इविल को इरेडिकेट करें। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप इंडियन सोसाइटी की निटी-गिटीज को जानोगे। इंडियन सोसाइटी कैसे बना है, कैसे फॉर्म हुआ है, क्या उसके एलिमेंट हैं, जब तक उसको आप नहीं जानोगे तब तक उस सोसाइटी में आप काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सोसाइटी का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं, बेसिक फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंट्रो की बात करें तो एरिस्टोटल साहब ने ये बोला था कि मैन इज बॉर्न एज एन एनिमल, इट इज़ द सोसाइटी विच इम्पार्ट सोशियबिलिटी। ये इंट्रो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, ये इंट्रो आप सोसाइटी के किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आप ये बेसिक डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन सोसाइटी का आएगा तो उसके डेफिनेशन में आप ये बना सकते हो कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग जब सोसाइटी में आता है तो वो सोशल बीइंग कहलाता है। सोसाइटी का एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकता है? द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप वेयर पीपल इंटरैक्ट इन डिफाइंड टेरिटरी, हैव कॉमन कल्चर, हैव कॉमन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा नेटवर्क जिनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप हो और उस ग्रुप के जो पीपल हैं वो कैसे इंटरैक्ट करें, वो एक डिफाइंड टेरिटरी में रहें। डिफाइंड टेरिटरी मतलब उसका जोग्राफिकल बाउंड्री डिफाइंड हो, उनके बीच कॉमन कल्चर हो और उनके बीच में कॉमन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन हो। ये जब प्री रिक्विजिट, ये सारे कंडीशन जब फॉलो होंगे तभी हम बोलेंगे कि एक सोसाइटी फॉर्म हो रही है। और यही 3 जो है वो बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी हैं। जो मैंने यहाँ लिखा था कि बेसिक एट्रीब्यूट क्या है, तो यही चीज़ है कि डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इंडियन सोसाइटी में कॉमन कल्चर नहीं है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में कंपोजिट कल्चर है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है वो एमलगमेशन ऑफ मल्टीपल सोसाइटी है।
काफी सोसाइटी का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स कि इंडियन सोसाइटी इज अ रिजल्ट ऑफ अमेलगमेशन ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि क्या क्या सेलिएंट फीचर है इंडियन सोसाइटी के। ऐसे तो काफी फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के, बट जो पिक्यूलियर फीचर्स हैं, वो फीचर्स जो इंडियन सोसाइटी को बाकी सोसाइटी से अलग करते हैं, वो यहाँ लिखा गया है। पहला आपका हायरार्की है, दूसरा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तीसरा आपका ज्वाइंट फैमिली, चौथा ट्राइब्स, पांचवा आपका है कास्ट सिस्टम एंड क्लास, और छठवां आपका है विलेजेस। ये 6 फीचर्स जो है वो यूनिक टू इंडियन सोसाइटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्की। तो हायरार्की इंडियन सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे होती हैं। पहला हमारा कास्ट हायरार्की हो गया, दूसरा हम जेंडर के लेवल पे भी हायरार्की देखते हैं, तीसरा हम फैमिली लेवल पे हायरार्की देखते हैं। कास्ट हायरार्की को हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो कास्ट हायरार्की कैसी होती है, रिजिड होती है और हेरिडिटरी होती है। इंडिया में देखिए तो 4 वर्ना सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो वर्ना सिस्टम में नहीं आते उनको हम लोग कहते हैं दलित या फिर अनटचेबल। तो कास्ट सिस्टम जो है वो इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है। दूसरा देखिए जेंडर हायरार्की। जेंडर हायरार्की में आप देखोगे कि इंडिया में हम लोग मैन को ऊपर रखते हैं और इंडियन सोसाइटी इसी वजह से पेट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती है। इस पॉइंट में आप काफी एग्जांपल्स यहाँ दे सकते हो, जैसे कि आप बहुत बार देखे होंगे अपने घर में भी कि जो बॉयज होते हैं या फिर मैन होते हैं वो पहले खा लेते हैं, मम्मी लोग बाद में खाती हैं। तो ये एक फीचर है। देखिए सोसाइटी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो चीजें आपके आसपास हो रही है उनको आप ऑब्जर्व करिए। फॉर एग्जाम्पल 2 भाई बहन है, भाई को खेलने के लिए मिलता है बट बहन को खेलने के लिए नहीं मिलता है, तो ये भी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन लिखे हैं। इन चीजों को आप लिखिएगा एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। बेसिक चीजें सब लोग लिख देगा, जैसे मेल चाइल्ड प्रेफरेंस। इकोनॉमिक सर्वे 2018 की बात करोगे आप तो उसमें बताया था कि 21 मिलियन जो चाइल्ड्स हैं वो अनवांटेड गर्ल्स हैं। देखिए पहले क्या होता था कि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, भ्रूण हत्या हो जाती थी। लोग पहले ही देख लेते थे, जान लेते थे कि जेंडर क्या है, उसके बाद उसको किल कर देते थे। बट जब से गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई इन सब चीजों को लेके, तब से फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब तक लड़का ना होता रहे तब तक बच्चे पैदा करते रहो। और इसी चीज को इकोनॉमिक सर्वे 2018 में बताया गया था कि हमारे इंडिया में 21 मिलियन अनवांटेड गर्ल्स हैं। मतलब इन गर्ल्स को इसलिए पैदा किया गया था क्योंकि भाई नहीं हो रहा था, क्योंकि लड़का नहीं पैदा हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग 135 है आउट ऑफ 146 कंट्री। बहुत ही पुअर रैंकिंग है। और इस इंडेक्स में बताया गया है कि तकरीबन 132 साल लगेगा जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए तो एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट जनरली हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इनविजिबल बैरियर होता है वुमेन्स के लिए, वो अपने हायरार्की में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई महिला काम कर रही है तो उसके लिए काफी इनविजिबल बैरियर लगाया जाता है ताकि वो टॉप पोजीशन में ना पहुंच पाए। उसी को हम लोग कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। इसके बाद तीसरे लेवल पे जो हायरार्की है वो फैमिली लेवल पे होती है। फैमिली में आप देखोगे कि एल्डर्स और यंगर्स के बीच में एक हायरार्की है। फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में पैर छूना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एल्डर्स है उनका पैर छूने से उनके पैर के थ्रू हमको नॉलेज मिलेगा। तो टचिंग फीट एक बहुत ही यूनिक जेस्चर है इंडियन सोसाइटी में। एल्डर्स को हम लोग आप करके बुलाते हैं। वहीं आप इंग्लिश में देखोगे तो हम लोग बड़ा हो या छोटा हो सबके लिए यू यूज करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि हम लोग कहते हैं इंडिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि यहाँ पे 500 प्लस ज़्यादा ट्राइब्स हैं, 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में किस किस टाइप की डाइवर्सिटी है तो यहाँ देख सकते हैं आप। सबसे पहले लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सेंसस 2011 में बताया गया है कि इंडिया में 19,500 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ 197 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस भी हैं। ये आप देख सकते हो बेसिक लैंग्वेज फैमिली का एक इंडियन मैप है। यहाँ पे इस एरिया में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। मतलब 75% इंडिया जो है वो इंडो यूरोपियन या फिर इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलती है। इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन कौन से हुए, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी, ये सारे लैंग्वेज जो है वो इंडो आर्यन है। इसके बाद आपका ये आता है द्रविडियन लैंग्वेजेस, वो 20% इंडिया बोलती है। इसमें आपके कन्नड़ आ जाएंगे, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तो ये सारे आपके द्रविडियन लैंग्वेजेस है। थर्ड आपका है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस, यहाँ पे आसामी और बोडो आ जाएंगे। और फोर्थ आपका है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। यहाँ पे जनरली आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस आ जाते हैं, जैसे खासी हो गया, संथल हो गया। तो ये आपका हो गया इंडिया के जो फैमिली लैंग्वेजेस है उनका मैप। इस मैप को हो सके तो आप प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम में बनाइएगा। सेकंड आपका है रेशियल डाइवर्सिटी। तो इंडिया में देखो टोटल 6 टाइप के रेशियल ग्रुप पाए जाते हैं। पहला नेग्रितो। नेग्रिटो में आपका एग्जाम्पल जैसे इरुला ट्राइब हो गया जो कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सेकंड आपका है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। इसका एग्जाम्पल आप भील ट्राइब को दे सकते हो जो कि सेंट्रल इंडिया पाए जाते हैं। तीसरा आपका हो गया मंगोलाइड। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। चौथा आपका नॉर्डिक हो गया है। इसका एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर, हरियाणा में देख सकते हो। पांचवा आपका हो गया वेस्टर्न ब्रैकिसेफलिस और छठवां आपका हो गया मेडिटेरेनियन। ये आपके जो बेसिकली द्रविडियन जो लोग हैं उनमें ये ग्रुप पाया जाता है।
नेक्स्ट आप देखिए तो रिलीजियस डाइवर्सिटी, इंडिया को कहते हैं हम लोग लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी, बिकॉज इंडिया में टन्स ऑफ रिलीजियस डाइवर्स लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर आप एक पाई मैप देख सकते हो, हिंदू 79.9% है, मुस्लिम 14% है, क्रिश्चियन 2.32% है, सिख 1.7% है, बुद्धिस्ट 0.6% है और जैन जो है वो 0.4% है। इसके साथ और भी अदर ग्रुप्स हैं, बट ये मेजर ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। रिलीजियस डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो कम्युनलिज्म और कम्युनल वायलेंस। हम जब आगे कम्युनलिज्म पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह रेशियल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है रेशियल डाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट आपका है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में देखोगे तो अलग अलग टाइप के वेजिटेशन, अलग अलग टाइप के ज्योग्राफी पाए जाते हैं। डेजर्ट से लेके एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालय, कोस्टल रीजन, प्लेन, सब कुछ पाए जाते हैं। और इसी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग कुजीन है, अलग अलग टाइप के ड्रेसेस हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हो आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़ में डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए वहाँ पे ट्राइबल कल्चर प्रीडोमिनेट है। वहीं आप देखोगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तो हिमालय से सेपरेटेड है। जहाँ लद्दाख में बुद्धिस्ट कल्चर ज़्यादा प्रीडोमिनेट है, वहीं जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। लद्दाख में एनिमल रियरिंग ज़्यादा होती है, वहीं जम्मू कश्मीर में एग्रेरियन इकोनॉमी है। इसके बाद जो डाइवर्सिटी है वो है कास्ट डाइवर्सिटी। आप देखोगे इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पाए जाते हैं। ये बेसिकली 4 फोल्ड डिवीजन है वर्ना सिस्टम के द्वारा, और इसी वजह से जो अलग अलग वर्ण है उनके अलग डिटीज हैं, उनके अलग अलग टाइप के फूड हैं, उनके अलग अटायर हैं। कास्ट सिस्टम होने की वजह से इंडिया में एंडोगेमी बहुत ही फेमस है या फिर बहुत ही प्रीडोमिनेट है। एंडोगेमी मतलब कि अपने ही कास्ट में शादी करना। अगला जो फीचर है वो है जॉइंट फैमिली। आप देखोगे इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली 2 टाइप की फैमिली पाई जाती है। जॉइंट फैमिली इंडिया का एक बहुत बड़ा फीचर है। धीरे धीरे अब चीजें बदल रही हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, बट इंडियन सोसाइटी की स्पेसिफिकली बात करोगे आप तो जॉइंट फैमिली एक बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है। जॉइंट फैमिली बेसिकली होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो ग्रुप ऑफ फैमिली यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ ब्लड, मैरिज एंड एडॉप्शन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक्सटेंडिंग 3 और मोर जनरेशन, 3 या उससे ज्यादा जनरेशन से ग्रुप ऑफ फैमिली टाई रहेंगे, जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। कैसे? या तो ब्लड से, या तो मैरिज रिलेशन से, या तो अडॉप्शन से। जॉइंट फैमिली देखिए इंडिया में क्यों प्रैक्टिस होती है, इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव क्या है, जॉइंट फैमिली होने की वजह से हमारा फैमिली वैल्यू जो रहता है वो सेफ रहता है, वो कंजर्व रहता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। काफी लोग होते हैं फैमिली में तो किसी एक बंदे के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। इसके साथ साथ ये डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रमोट करता है, मतलब फैमिली में हर लोगों का काम डिवाइडेड रहेगा कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। जॉइंट फैमिली का नेगेटिव फीचर क्या है कि जनरली यहाँ पे लो स्टेटस ऑफ वुमेन देखा जाएगा, वुमेन का स्टेटस जनरली लो रहता है और मेल जो रहता है वो डोमिनेट करते हैं। लैक ऑफ प्राइवेसी है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाई फर्टिलिटी रेट, आप देखते हो जनरली जॉइंट फैमिली में जो वुमेन रहती है उनको प्रेशर रहता है बच्चा पैदा करने का, अपनी फैमिली बढ़ाने का, तो यहाँ पे हाई फर्टिलिटी रेट या फिर हाई बर्थ रेट होता है। इसके साथ साथ डिस्गार्ज अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, मतलब घर में कोई आदमी काम नहीं कर रहा है या फिर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसी में सब लोग लगे रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर आदमी जो है कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसलिए जॉइंट फैमिली जो है वो डिस्गार्ज अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। अगला फीचर जो इंडियन सोसाइटी का है वो है ट्राइबल। तो इंडियन सोसाइटी में ट्राइब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि 2011 सेंसस ये बोलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में 8.6% शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब 705 टाइप के शेड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं। और ट्राइब के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उनके कॉमन नेम होंगे, उनके कॉमन कल्चर होंगे, कॉमन लैंग्वेजेस होगा, वो एंडोगैमी प्रैक्टिस करेंगे, डिस्टिंक्ट रिचुअल और कस्टम होता है उनका। इसके अलावा और भी उनके फीचर्स होते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इंडिया में आप ट्राइब को देखोगे तो बेसिकली 5 रीजन में फैले हुए हैं। पहला हिमालय हो गया, हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब जैसे गद्दीज, नागा। मिडिल इंडिया में ट्राइब पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मुंडा, सांथल। वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल भील, ग्रासिया। साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टोडा, चेंचू। और आइलैंड में पाए जाते हैं ट्राइब, फॉर एग्जांपल आपके जारावाज हो गए, ओंगे हो गए। इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटी काफ़ी इशू फेस्ड करती है, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। आप जानते होंगे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे सिटीज़ का बढ़ाव हो रहा है, उसी वजह से उनका नेचुरल रिसोर्सेज, उनका नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत एजुकेशन नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एकलव्य मॉडल स्कूल को भी लॉन्च किया है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल डैम बनना है या कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट करना है, तो ट्राइबल को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है। और इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक एक्ट आया था जिसका नाम था लार एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं लार एक्ट।
चौथा इशू जो फेस करते हैं वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, प्रॉपर दवाइयां नहीं मिलती हैं, इसलिए बहुत से ट्राइब जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के भी शिकार हैं। और लास्ट है आपका लॉस ऑफ आइडेंटिटी। धीरे धीरे ट्राइब की जो अपनी आइडेंटिटी है वो खत्म होते जा रही है और काफी ट्राइब जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मर्ज होते जा रहे हैं। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव डाले हैं। देखिए ये सब चीजें मैंने एक्स्ट्रा खोज के लिखी हैं, बिकॉज आप जब भी कोई आंसर लिखोगे तो हर पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। तो जब आप किसी इशू को 360 डिग्री एड्रेस करोगे तो वहाँ पे आपका गलत होने या फिर कम मार्क्स पाने का स्कोप नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या क्या है, जैसे पहला है आपका पीएम वन धन योजना, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करता है। वन बंधु कल्याण योजना, इसमें बोला जाता है कि जो ट्राइब्स है उनको गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। गोल स्कीम है, गोल स्कीम में बेसिकली ट्राइबल वुमेन को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाती है। स्वास्थ्य पोर्टल है, स्वास्थ्य पोर्टल में जो ट्राइब्स हैं उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इनको आप जरूर मेंशन करिएगा। इसके बाद पांचवा जो फीचर है वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी का ये एक स्टार्क रियलिटी है। बेसिकली कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें, ये सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ हायरार्किकल अरेंजमेंट, क्लोज्ड एंडोगेमस ग्रुप वेयर मेंबरशिप इज एस्क्रिप्टिव, रेस्ट्रिक्टेड एंड रिजिड मोबिलिटी। ये बेसिकली कास्ट के फीचर्स हो गए, ये फीचर्स हो गए कास्ट के। मतलब कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी को है वो स्ट्रेटिफाई करता है, अलग अलग लेवल पर डिवाइड करता है। कास्ट में लोग हायरार्किकली अरेंज्ड होते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये हायरार्किकली अरेंज्ड है। कास्ट सिस्टम इंडिया का क्लोज होता है, मतलब मोबिलिटी नहीं होती है, एंडोगमस होता है, एक ही ग्रुप में शादी होती है। एस्क्रिप्टिव होता है, आपको जो कास्ट मिला है आपके बर्थ से मिला है, एस्क्राइब्ड नहीं होता है, मतलब आपके काम करने से नहीं मिला है। रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होता है और रिजिड मोबिलिटी होता है। तो ये इंडियन कास्ट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। ऋग्वेदा के हिसाब से 4 वर्णाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको इनके काम के हिसाब से बांटा गया है। और इन 4 वर्णा में जो नहीं आते हैं वो है अनटचेबल्स, जिनको हम लोग दलित भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इंडियन कास्ट सिस्टम के, तो पहला आपका सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसा आप जानते हो यहाँ पे सिंपली वो चीज़ विजिबल है। इसके बाद जो कास्ट सिस्टम है वो प्योरिटी और पॉल्यूशन के नोशन पे बेस्ड है, मतलब इसमें कुछ कामों को प्योर माना जाता है और कुछ कामों को पॉल्यूटेड माना जाता है। फॉर एग्जांपल जो वेज खाते हैं उसको प्योर माना जाता है, और इन्हीं सब की वजह से यहाँ पे कमेंसैलिटी है। कमेंसैलिटी मतलब कि ये बताया गया है कि आप किसके साथ खाना खा सकते हो, किसके साथ नहीं खा सकते हो। इवन आप ये जानते हो कि पहले जमाने में ये होता था, इवन अब भी होता है कि छोटे कास्ट की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये प्योरिटी और पॉल्यूशन के नोशन को स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद इंडियन कास्ट सिस्टम एंडोगेमस है, अपने कास्ट में शादी होती है। ये अनटचेबिलिटी और मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रमोट करता है। इस चीज़ को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन 2013। इस एक्ट का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीज़ें सोशल जस्टिस में भी काम आएंगे आपके। अगला जो इंडियन कास्ट सिस्टम का सबसे बड़ी रियलिटी है या फिर कहिए फीचर है, वो है आपका एक कास्ट बेस्ड वायलेंस। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हाथरस गैंग रेप हो गया या फिर 2018 का भीमा कोरेगांव केस हो गया। नेक्स्ट आपका है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। आपको पता होगा कि शेड्यूल कास्ट में 15% रिजर्वेशन है, तो ये इंडियन कास्ट सिस्टम का फीचर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, कास्ट इंडिया में है तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, इसको कुछ डिसफंक्शंस हैं। फंक्शंस को आप ये बोल सकते हो जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम सर्वाइव कर रहा है। डिसफंक्शन उस चीज को कर सकते हो जो कास्ट सिस्टम की बुराइयां हैं या फिर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो फंक्शंस क्या क्या है, देखिए फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे फंक्शन होगा, एक सोसाइटल लेवल पे फंक्शन होगा। मैंने यहाँ पे दोनों को मर्ज करके बताया है, आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, और प्रिजर्व कल्चर और टीचर्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज ये आपका सोशल लेवल पे हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं, पहला है आपका प्रिजर्व कल्चर। प्रिजर्व कल्चर में आप ये देख सकते हो कि एक कास्ट के लोग रहते हैं तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, कल्चर अपना जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। दूसरा आपका हो गया प्रोवाइड लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्फन चाइल्ड है, किसी को हेल्थ केयर चाहिए, किसी के पास काम नहीं है, तो अपना कास्ट और सब कास्ट जो है वो एक स्केप रूट की तरह काम आता है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जांपल कास्ट के बेसिस पे ट्रेड यूनियन फॉर्म होते हैं और अपने हक के लिए वो लोग आवाज उठाते हैं ताकि ग्रुप ऑफ पीपल सेम कास्ट के जो लोग रहें वो सेम इंटरेस्ट के लिए खड़े हों। नेक्स्ट आपका है टीचर्स नॉर्म एंड वैल्यूज, जो ऊपर वाला पॉइंट ही है सेम, कि जो कास्ट सिस्टम है एक फैमिली में वो आपको उस पर्टिकुलर कास्ट का नॉर्म्स, वैल्यूज या कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल सिखाता है। डिसफंक्शन क्या है, क्या क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। पहला आपका सोशल ऑब्स्टिकल, सिंपल बात है, सोसाइटी को डिवाइड कर देता है, सोशल प्रोग्रेस में बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। दूसरा आपका हिंडर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जैसा आप ये जानते हैं कि कास्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ये पर्टिकुलर काम ही करेंगे, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो हिंडर होता है, इकोनॉमी सफर करता है। तीसरा आपका है लो वुमेन स्टेटस।
कास्ट में आप देखोगे चाइल्ड मैरिज हो जाता है या फिर सती सिस्टम होता है, विडो रीमैरिज को अपोज करते हैं, तो ये इसका डिसफंक्शन है। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है कास्ट। देखिए सोशल ऑब्स्टेकल कैसा लाता है, फॉर एग्जांपल जाट रिजर्वेशन देखिए या फिर पटीदार कमेटी एजिटेशन देखिए, तो ये अलग अलग जो प्रोटेस्ट और एजिटेशन हुए वो बेसिकली डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स का काम करता है सोसाइटी में, सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करता है। बट आप देखोगे तो रिसेंटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या क्या रिसेंट चेंज आ रहे हैं कास्ट सिस्टम में? पहला आप देखो कि इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, क्योंकि अब इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटीज हो चुकी है कि आपको एक दूसरे के कास्ट में मैरिज करना होगा। खासकर सिटी में जाने के बाद लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं, साथ में एजुकेशन भी प्रोवाइड हो रहा है, तो जो ये सेम कास्ट में शादी करने वाला नोशन है धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा आपका है चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्स। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी एक्ट पास किए हैं जिससे वुमेन का सप्रेशन खत्म हो सके। न्यू फूड हैबिट्स डेवलप हो रहे हैं लोगों के, तो जो कास्ट में रहता था कि प्योरिटी और पॉल्यूशन वाला नोशन वो खत्म हो रहा है। अब लोग कुछ भी खा रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ कैसे रह रहे हो। और इसके बाद ये देखा जा रहा है कि ऑक्यूपेशन में भी चेंज आ रहा है। अब ब्राह्मण जो है वो ट्रेडर्स का काम कर रहे हैं, तो इसी तरह अब जो ऑक्यूपेशन है शहरों में उतना रिजिड नहीं रहा है। देखिए चेंजेस आ रहे हैं, बट ये नहीं कह सकते हो कि सब कुछ चेंज हो गया है। अभी भी आप देखोगे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो एक पर्टिकुलर कास्ट के या फिर दलित लोग ही करते हैं। तो अभी चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल बहुत चीजें लेफ्ट हैं जिसको अभी चेंज करना बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये चेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं। पहला आपका संस्कृताइजेशन हो गया। संस्कृताइजेशन बेसिकली ये होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो अपर कास्ट का कल्चरल पैटर्न अडॉप्ट करते हैं टू रेज देयर कास्ट हायरार्किकल ऑर्डर। नेक्स्ट आपका है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन में आजकल आप देखोगे ड्यू टू चेंज इन एजुकेशन, फूड हैबिट, क्लोथिंग, तो एक शॉर्टकट तरीका हो गया सोसाइटी में ऊपर जाने का। देखिए संस्कृताइजेशन एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट वेस्टर्नाइजेशन एक शॉर्टकट का ही एक फास्ट प्रोसेस है कास्ट हायरार्की में ऊपर जाने का। नेक्स्ट आपका है मॉडर्नाइजेशन। आजकल आप देखोगे जो ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी है, सोसाइटी है, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कास्ट सिस्टम में चेंज लाने के लिए। चौथा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। पांचवा आपका है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए 73rd अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट गाँव में जो हुआ है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कास्ट सिस्टम को चेंज करने का। इसके बाद छठवां है आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जैसा आप जान रहे हो कि कास्ट का आजकल पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और इसीलिए आप रिसेंट टाइम में कास्ट सिस्टम चेंज देखोगे और अलग अलग कास्ट ग्रुप बन गए हैं। ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स टॉपिक आप GS2 में पढ़ोगे, इसको मैं GS2 में अच्छे से कवर करूंगा। नेक्स्ट आपका छठवां फीचर जो इंडियन सोसाइटी का है वो है विलेजेस। इंडिया में विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक भी कहते हैं, क्योंकि आप इंडियन विलेजेस को देखोगे तो ये सेल्फ सफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले जजमानी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था या फिर प्रैक्टिस होता था। बेसिकली जजमानी सिस्टम ये होता था कि जो दूसरे जात के लोग होते थे वो सर्विसेज देते थे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं था। इसके बाद जुडिशरी गांव में देखोगे रहता है, फॉर एग्जांपल खाप पंचायत। बाद में 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसा मैंने बताया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विलेजेस की दशा और दिशा बदलने में। लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। और देखिए मैं यही बोल रहा था कि जो मेरे नोट्स रहेंगे उसमें आपको सब चीज़ मिलेगी, इंट्रोडक्शन मिलेगा, बॉडी मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। तो जब आप इसको पढ़ लोगे तो बाद में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैंने एक पेज ये छोड़ दिया लास्ट में ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना हो, कोई करंट अफेयर ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कंक्लूजन आप देख लीजिए। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल ऑफ इंडिया हैव शोन स्ट्रेंथ इन क्रिएटिंग मैनेजेबल ऑर्डर्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, एनकरेजिंग हार्मनी अमंग डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। These are some of the strength upon which Indian society can rely to meet the challenge of futures। आप ये कंक्लूजन देखोगे तो फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन है। यहाँ पे ये बात की गई है कि बहुत सेंचुरी से इंडियन सोसाइटी जो है वो एक ऑर्डर मेंटेन की है। इंडिया में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इंडिया में इतना डाइवर्स इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों को एक साथ लेके चला है, और यही कुछ इंडिया के स्ट्रेंथ हैं जो कि इंडिया को हेल्प करेंगे आगे के फ्यूचर को सॉल्व करने में, आगे के चैलेंजेस को मीट करने में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सोसाइटी का पहला टॉपिक खत्म हो गया है, सेलिएंट फीचर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों को हम आगे वीडियो में खत्म करेंगे। टोटल 10 लेक्चर रहेगा आपको सोसाइटी का, और आपको सोसाइटी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।